लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और उनका मिनिस्ट्री के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है ये वो। आज हम लोग की एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो जुडिशरी जो है यूनियन जुडिशरी के बारे में वो हम लोग टेकअप करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट का सेटअप है, कैसे सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है, क्या उसके पावर्स हैं, कैसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के, और कैसे उनको हटाने की क्या प्रोसेस है ना। सो विल कंसंट्रेट अपॉन दिस टॉपिक एंड ये टॉपिक भी जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझें, कॉन्सेप्ट बनाएं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, 6-7 मिनट हो चुके हैं। ओके, सो एज फार एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, आपको पता है कि सर्वोच्च या शीर्षस्थ या एपेक्स कोर्ट अगर मैं कहूँ तो भारत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर जजेस। वर्तमान में जो इसका कंपोजिशन है दैट इज 34 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी नए चीफ जस्टिस जो है पिछले महीने ही बने, कोई मुझे उनका नाम बता सकता है? फटाफट बताएगा तो ठीक है, अदरवाइज। एन.वी. रमन्ना। हाँ, एन.वी. रमन्ना, रमन्ना। वेरी गुड, जस्टिस रमन्ना, वेरी गुड वेरी गुड। जस्टिस रमन्ना हैज टेकन द ऑथ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ सबसे पहली बात अगर हम रमन्ना साहब से ही करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और मैंने जैसा बताया बाकी जजेस जो है इनकी नियुक्ति का काम जो है वो करता कौन है? बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अदर जजेस, हाई कोर्ट के जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के प्रेसिडेंट के वारंट और उनके सील से इन सभी की नियुक्ति होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, उन सभी को ऑथ दिलाने का काम जो होता है वो भारत के प्रेसिडेंट ही करते हैं। नाउ व्हाट आर दी एलिजिबिलिटीज? इनकी एलिजिबिलिटीज क्या है? कम से कम जो है 5 साल किसी हाई कोर्ट में जज रहे हों, या 10 साल, सेकंड कंडीशन इज कि या फिर 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट इन्होंने प्रैक्टिस किया हो। और तीसरा एक पॉइंट होता है जिसमें इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थिंक्स कि वो एक एमिनेंट जूरिस्ट है, अगर वो उनकी नजर में एक विधि वेत्ता है, परफेक्ट विधि वेत्ता, तो भी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली 3 कंडीशंस हो गई। क्या हो गई? एक तो हाई कोर्ट में जज रहे हों मिनिमम 5 साल, उनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। दूसरा, जो 10 साल तक एडवोकेट की प्रैक्टिस किसी हाई कोर्ट में कर चुका है उनको भी बनाया जा सकता है। और तीसरी कंडीशन है कि जिसमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस प्रेसिडेंट को लगता है कि इफ ही इज एन एमिनेंट जूरिस्ट, अगर वो एक फेमस जो है विधि वेत्ता है उनकी नजर में, लॉ के ऊपर उनका कमांड है, उनको लगता है, तो वो उसको भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तो उनकी जो है एलिजिबिलिटीज की जो बात करी हमने। अब 65 साल तक जो भारत का न्यायाधीश बनेगा, मुख्य उच्चतम न्यायालय का, 65 साल तक वो जो है न्यायाधीश रह सकते हैं। न्यायाधीश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद वो कोई और किसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, नॉट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर राष्ट्रपति जी चाहें तो कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस की पहले की सहमति लेकर, और किसी को एडहॉक जज मींस हाई कोर्ट से लाकर किसी को एडहॉक जज फॉर टाइम बीइंग वर्कलोड का काम कराने के लिए अगर चाहें तो राष्ट्रपति जी कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस वगैरह को भी अगर चाहें तो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी सहमति से लाकर रिटायर्ड जजेस को भी बिठा सकते हैं और उनसे भी काम करवाया जा सकता है। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह जो हैं वो अपना इस्तीफा जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेषित करेंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, एब्सेंस में, उनकी एब्सेंस में प्रेसिडेंट जो नियम बनाएंगे उस तरह से उनकी वर्किंग होगी। तो जैसा आप लोगों को पता है कि द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टेक ओवर द चार्ज। ठीक है, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा आप लोगों से एक हिस्टोरिकल और एक डिस्कशन भी करना चाहूंगा। जहां तक सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला है, तो अगर आप भारत का इतिहास उठाकर देखेंगे तो इसके ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट रहा कि कौन सुपीरियर रहेगा, इनकी नियुक्ति में किसकी भूमिका कैसे क्या रहेगी। अगर मैं इतिहास की तरफ जाऊं तो सबसे पहला केस जो मैं लेना चाहूँ केस जो है 1980 गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक से इम्पोर्टेंट केस जो इससे रिलेटेड है। देयर आर 3 केसेस मेनली। ओके, तो फर्स्ट केस जो था उसमें ये माना गया कि भाई जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, उनकी जो भूमिका है वो अधिक रहेगी जब भी भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अंदर या जो नियुक्तियां जो होनी है। तो पहला केस जो था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया था 82-83 का केस है। तो उसमें डिसाइड किया कि भाई एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो है उसकी सुप्रीमेसी रहेगी। फिर एक दूसरा केस आया सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जो ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स होते हैं उनका एक समूह होता है। जब पहला केस का जो जजमेंट आया, उन्होंने देखा कि यार एग्जीक्यूटिव की भूमिका अगर ज्यादा आने लग गई तो उनको थ्रेट किया था कि भाई एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी करेंगे, इट विल अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। भारत की जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो किसी तरह से खत्म होगी। तो उन्होंने केस किया फिर से इन ईयर 1993 के अंदर। ठीक है, और उसमें उसका जो जजमेंट आया उसमें कहा कि नहीं, जुडिशरी जो है जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो करेंगी तो उसमें जुडिशरी का से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नियुक्तियों में ज्यादा रहेगा। तो पहले केस में किसकी रही? एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका की। और सेकंड केस जो था, और इसमें सेकंड केस में भी ये माना गया कि भाई जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी जो प्रेफरेंस होगी वो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। फिर एक सेटिस्फेक्शन की लेवल नहीं बन पाई। ठीक है, फिर लगा कि नहीं, ये भी एक चीफ जस्टिस के हाथ में ज्यादा कुछ दे देना ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है। तो एक री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है, थर्ड एक केस इसके ऊपर आया जिसको री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम से हम लोग जानते हैं, और जो इससे रिलेटेड तीसरा केस है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि भाई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ना होके एक कॉलेजियम बनाएंगे। ठीक है, एक कॉलेजियम बनाएंगे जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को अपने साथ रखेंगे, और फिर ये जो पैनल होगा ये मिलके जो है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति हो, चाहे हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति हो, चाहे हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर वगैरह हो, इन सभी के ऊपर जो है एक्ट करेगा। तीसरा जो केस था उसमें क्या कहा, माना गया कि हाँ साहब, नहीं, चीफ जस्टिस साहब की बहुत ज्यादा जो उनकी प्रेफरेंस है उसको भी नहीं मानना है, हाँ, पर कॉलेजियम एक बना दिया जाए और एक 4 जजों का, सीनियर जजेस का एक समूह बना के इस तरह से काम किया जाए। तो दिस वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यू से कॉलेजियम सिस्टम इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो प्रथा आज तक चली आ रही है। इसी इतिहास के बीच में एक चीज और आई थी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। ठीक है, संविधान का आर्टिकल जो 124A जो है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, जिसकी वजह से ये आयोग जो है 124A में डाला गया था। ठीक है, बना के नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये बनाया गया, बिल लाया गया, संसद में पास कराया गया, और उसके बाद ये माना गया कि भाई ये जो कमीशन है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह, हाई कोर्ट जजेस वगैरह की नियुक्ति वगैरह होगी। और इसमें कौन कौन मेंबर्स रहे, अगर आप में से कोई शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इसका क्या सिस्टम था एनजेएसी के अंदर कि भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसके अंदर रहेंगे, 2 कोई और जजेस रहेंगे,
भारत के जो लॉ मिनिस्टर हैं वो इसके अंदर रहेंगे, और 2 मेंबर्स और एमिनेंट नॉलेज वाले होते हैं, एमिनेंट पर्सन्स होंगे, जो कौन बनाएगा, प्रधानमंत्री और लोकसभा के जो विपक्ष के नेता ये लोग हैं, ये मिलके इनकी एक जो कमेटी होगी वो 2 लोगों को जो है एमिनेंट लोगों को नियुक्त करेगी। मीन्स इन लोगों की कमेटी जो है एक कार्य करेगी और नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस के लिए देंगी। ये सिचुएशन जब आई तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं बना नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, ठीक है। और अंत में 2015 के अंदर जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन प्लस जो 124A संविधान के अंदर आर्टिकल इंसर्ट किया था, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया। ठीक है, समझ में आई आपको बातें? Yes, sir. कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग जो बनाया गया था, उसको भी क्वैश कर दिया गया। तो नाउ क्या सिचुएशन चली आ रही है आज की डेट में भी? एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है? दैट कॉलेजियम सिस्टम, जो हमने थर्ड केस की जो बात करी थी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखने का क्या है मामला यहाँ पे? एक तो जो अपॉइंटमेंट का तरीका जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखने का है। 3 जो मैंने आप लोगों को केसेस बताया, जिसमें पहला केस जो था एसपी गुप्ता वाला, जिसमें कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को प्राथमिकता मिली, ठीक है। सेकेंड जो केस था उसमें किसको? न्यायपालिका को प्राथमिकता मिली, और उसमें भी द से ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज कंसीडर्ड द प्राइमर बी गिवन द वेटेज, ओके। तीसरा केस था जिसमें री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इसमें जो है कॉलेजियम की बात आई कि नहीं साहब, सिर्फ चीफ जस्टिस साहब नहीं, एक सीनियर जजेस का कॉलेजियम ले लेंगे वो 4 जजेस का, और उसके बाद वो जो है नियुक्तियों का काम करेंगे। इसी दौरान सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का एक बिल लाया, उसको कानून बनाया, और उसका भी विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ इसका? क्योंकि लॉ मिनिस्टर इसके अंदर हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता अगर इसके अंदर, इस कमेटी के अंदर आ जाएंगे तो फिर जुडिशरी को लगा कि यार हमारी जो स्वतंत्रता है वो खतरे में आएगी। तो अल्टीमेटली 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया। तो ये रहा थोड़ा सा इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो आपको जानना जरूरी था, ठीक है। नाउ इस्तीफा जो दिया जाता है वो मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट को ही दिया जाता है। अभी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को रिमूव कैसे किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, भारत के राष्ट्रपति जी जो हैं वो रिमूव करेंगे, लेकिन कभी रिमूव करेंगे? जब संसद के दोनों सदनों में इस तरह का प्रस्ताव लाया जाएगा और उसमें 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स इस रिजोल्यूशन को पास कर देंगे, ठीक है। जब दोनों सदन इस तरह की रिजोल्यूशन किसी भी पर्टिकुलर जज के लिए पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ऐसे जज को हटा सकते हैं। प्रूव्ड इनकैपेसिटी जो है इसका एक ग्राउंड होता है कि वो अक्षम है, इसी ग्राउंड पे इस तरह के जो रिजोल्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। उसके अलावा पार्लियामेंट में या संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। उसके अलावा हटाने की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो होता है वही स्टैंडर्ड सेटअप करता है कि वो जो इंस्टीट्यूशन है, वो जो संस्था है कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति जी भारत के हटाएंगे। कब? जब संसद के दोनों सदनों में से ऐसे किसी प्रस्ताव के ऊपर, ऐसे किसी प्रपोजल के ऊपर 2/3 मेंबर्स उसके जितने हैं और प्रेजेंट और वोटिंग है, वो इस तरह का प्रस्ताव कि फलाने जज को हटाने का जो लाया गया है इसको हम लोग पास करते हैं। और जब 2/3 दोनों सदनों के मेंबर्स पास कर देंगे तो जो है वो उस जज को राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। ये तो रहा अपॉइंटमेंट और उनको हटाने का जो सिस्टम है, दैट इज नाउ। उसके अलावा मैंने आपको बताया एडहॉक जजेस भी राष्ट्रपति जी चाहे तो लगा सकते हैं, रिटायर्ड जजेस को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। आप लोगों को पता है कि जो सीट है सुप्रीम कोर्ट की, देखो ये अपॉइंटमेंट वाला जो काम है ये आर्टिकल 124 है, ठीक है। और 124A जो मैंने आपको बताया NJAC वो क्वैश हो चुका है, अब उसकी कोई रेलेवेंसी राइट नाउ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये आता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, एग्जिस्ट करता है किस जगह, तो आप लोगों को पता है कि दिल्ली में है, और जब जब चाहे वो अपनी जो सीट जो है कहीं और भी लगा सकते हैं, कहीं और भी वर्क कर सकते हैं, ऐसा संविधान में प्रावधान है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही जगह है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, ठीक है।
सर ये कॉलेजियम में 1+4 होगा या फिर 1+3 होकर के 4 हो जाएंगे? कॉलेजियम में 4 जजेस को लेंगे, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस अलग रहेंगे, उसके अलावा वो 4 जजेस और लेंगे। ठीक है। नाउ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल जो है 129 जो है संविधान का, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स अभिलेख न्यायालय है, और अपनी कंटेम्प्ट के लिए, अपनी अवमानना के लिए वो किसी को भी सजा भी दे सकते हैं। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेख है, इसका यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि इसको, क्योंकि हम लोग सभी मानते हैं सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वो जो भी जजमेंट्स वगैरह देंगे उनको आप लोगों को जो है रिस्पेक्ट करना है, रिगार्ड करना है। इवन दी लोअर कोर्ट जो है उसको वो उनको फॉलो करना है, उनके ऊपर बाइंडिंग है। आगे विधान में प्रावधान दे रखा है। कंटेम्प्ट का है कि जब जो ऑर्डर दिया गया है और जिस भी आदेश दिया गया है और वो उसको फॉलो अप नहीं करती है, तो वो कंटेम्प्ट के अंदर आता है, वो अवमानना के लिए आता है। और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी ऐसी अवमाननाओं के लिए सजा जो है वो दे सकती है। ठीक है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट की सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, ओरिजिनल क्षेत्राधिकार क्या है। अच्छे से समझ लें, संविधान का आर्टिकल 131 क्या कहता है आपको कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की जहां पर बात आएगी, वहां पे जब एक राज्य और दूसरे राज्यों के मध्य में कोई विवाद है, एक राज्य और किसी और राज्य के बीच में, मीन्स 2 राज्यों के मध्य में कोई विवाद है, पहली चीज तो ये। दूसरा, एक तरफ भारत सरकार और कोई राज्य है, तो ये दूसरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कहानी। और तीसरा कि एक तरफ तो भारत सरकार और कुछ राज्य हैं और दूसरी तरफ अन्य कुछ राज्य हैं। समझ में आई आपको बात? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की हम बात करेंगे, सबसे पहले तो 2 राज्यों के मध्य में कोई विवाद है, फॉर एग्जांपल राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में किसी भी चीज को लेकर कोई विवाद है, तो डायरेक्टली दे कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब भारत सरकार और किसी राज्य के बीच में, फॉर एग्जांपल यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो ये भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर जाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट कि जब यूनियन ऑफ इंडिया और कुछ राज्य हैं, जैसे केंद्र सरकार के साथ में फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश मिल गया और राजस्थान एक अलग राज्य, तो ये जो एक 3 जो सिस्टम है, ये 3 पॉइंट्स के ऊपर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में मीन्स कि ओरिजिनली केस सुनाया जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है। फिर बात आती है कि अपीलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। तो जहां तक अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात आती है, तो यहाँ पे अलग अलग नियम बने हुए हैं। आप लोग एक चीज समझ लीजिए, अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए कि अगर कोई हाईकोर्ट सर्टिफिकेट इशू करता है, ठीक है, हाईकोर्ट सर्टिफिकेट इशू करता है कि किसी भी मामले के अंदर जो उसने डिसाइड किया है या नहीं कर पाया है, उसके अंदर कोई ऐसा मामला है जिसके अंदर विधि का सारवान कोई प्रश्न है, लॉ पॉइंट कोई ऐसा है, कोई लॉ पॉइंट जिसको डिस्कस करना है, जिसको इंटरप्रेट करना सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी है, तो हाई कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट हो सकता है इंडिया का, वो एक ऐसा सर्टिफिकेट इशू करेगा कि दिस मैटर शुड बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कब ये कंडीशन कब है सर्टिफिकेट की? जब भी कि एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजेस, जब लगता है हाई कोर्ट को कि हाँ ऐसा कोई मामला है जो जाना चाहिए उनके पास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, तो भेजा जा सकता है। ठीक है, विधि का सारवार प्रश्न, तो ऐसा हर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है संविधान का आर्टिकल 133, 133 के अंदर जो है सिविल मैटर्स जो है आपके, सिविल मैटर्स मींस जो रेवेन्यू से संबंधित और सिविल क्षेत्राधिकार जिनका होता है, जब जो आप आगे जाके पढ़ेंगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो सिविल नेचर्स के जो मामले होते हैं उनके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है, इफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजेस, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपील में ऐसे मामलों को सुन सकता है। ठीक है, इनमें भी जो है या तो हाई कोर्ट में जो पार्टी है, या तो वो अप्लाई करे
मेरी बात ध्यान रखें, या तो वो ओरली और रिटर्न अप्लाई करें कि साहब हम आपके जजमेंट से जो सहमत नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है परमिशन दी जाएगी और वो चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, चाहे वो पार्टी दे चाहे ना दे। कई बार कोर्ट, हाई कोर्ट इटसेल्फ सेज कि हाँ इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो आप जाके डिसाइड ऊपर से करवा लीजिए। दिस इज दी सिविल मैटर्स। एक 134 जो है आर्टिकल, उसके अंदर ये है कि क्रिमिनल मैटर्स जो होते हैं, अभी कौन से क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, हाई कोर्ट ने किसी मामले के अंदर एक्विटल का जो मामला था, मीन्स कोई दोष मुक्ति का मामला था नीचे के किसी कोर्ट में, मीन्स हाई कोर्ट से नीचे की कोर्ट कौन सी हुई आपकी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुई, है ना, सेशन कोर्ट हुई। तो अगर इन कोर्ट में कोई आदमी बरी हो गया, हम पार्टी अपील में गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किसी आदमी को दिया और उसको मौत सुना दी, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट उसको अवॉइड कर दी, नहीं सजा ये कायम है, सजा दी नहीं है। या फिर हाई कोर्ट ने कोई ऐसा मामला जो नीचे की कोर्ट से मंगवाया है अपने पास, और नीचे से मामले को मंगवा के उसका खुद का ट्रायल किया है और उस ट्रायल में किसी आदमी को कन्विक्ट करके और उसकी सजा पे निर्धारण कर दिया है, ठीक है, उसको सजा सुना दी, किसकी, सॉरी, मृत्युदंड उसको दे दिया, ठीक है। तो मृत्युदंड जब दे दिया जाता है, कौन सी दो कंडीशंस क्रिमिनल मैटर्स में 134 में, वापस सुन लीजिए। एज फार एज आर्टिकल 134 इज कंसर्न्ड, द अपीलेट जुरिस्डिक्शन इज रिलेवेंट इन क्रिमिनल मैटर्स, कि जब हाई कोर्ट किसी मामले को या तो अपील में आता है तब, या फिर खुद जब वो नीचे से किसी केस को ले लेता है और अपनी ट्रायल करके किसी आदमी को कन्विक्ट करता है और उसको मृत्युदंड की सजा दे देता है, तो डायरेक्टली उसकी अपील कहां पे हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो सकती है। इन दोनों मामलों में, कौन से दोनों मामले, कि जब या तो हाई कोर्ट ने अपील में या फिर खुद किसी केस को बुला के अगर कन्विक्शन कर दिया है। यहाँ पे एक छोटी सी आप लोगों को एक चीज मैं कॉन्सेप्ट के लिए बता दूंगा। कन्विक्शन करना और सजा सुनाना इज अ डिफरेंट थिंग। आप लोग कई बारी सुनते होंगे कि द फलाना पर्सन इज कन्विक्टेड, अब उसकी सजा पर सुनवाई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कोर्ट का वर्डिक्ट, चाहे कोई भी कोर्ट्स हो नीचे की कहीं भी, सबसे पहले कोर्ट्स क्या करती हैं क्रिमिनल मामलों के अंदर, ये देखती हैं कि या आदमी कन्विक्ट हो रहा है या एक्विट हो रहा है, सजा मिल रही है, सॉरी दोषी करार जा रहा है या दोष मुक्त हो रहा है, जिसको आप कहते हो बरी होना, है ना। अगर वो दोषी करार दिया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होती है हियरिंग ऑन द क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट। अब इसकी सजा पे सुनवाई करेंगे कि जब जो होता है कि आपको पता है कि क्रिमिनल मामलों में क्या होता है, राज्य की तरफ से प्रोसिक्यूशन लाया जाता है, ठीक है। तो राज्य चाहता नहीं साहब इसने इस तरह का अपराध किया, बहुत घिनौना अपराध था, बहुत गंभीर अपराध था, इसको मृत्युदंड दे दिया जाए, ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, ये सजा पे सुनवाई होगी। और जो डिफेंस का बचाव पक्ष का वकील है वो क्या कहता है, नहीं नहीं साहब इसके भले ही इसने ये कर दी, लेकिन इसने ये दोषी तो करार हो ही चुका है, मैंने कहा कन्विक्शन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज सुनवाई करेगा किस पे, सजा पे, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, हियरिंग ऑन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। तो बचाव पक्ष क्या कहेगा, नहीं नहीं साहब इसको कन्विक्ट तो आपने कर दिया, लेकिन सजा कम से कम दो, इसको मृत्यु दंड मत दो, इसको छोड़ दो, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके बूढ़े माँ बाप हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ये अकेला इकलौता कमाने वाला। तो इस तरह से सिचुएशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, कन्विक्शन होता है। तो वही बात है कि जब हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया और उसके बाद फिर जो है सजा मृत्युदंड की दे दी, तो डायरेक्ट अपील कहाँ जाएगी आपकी, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती। ये सिविल और क्रिमिनल मामले थे। और एक मैंने आपको जो बताया सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जा सकता। उसके अलावा एक आर्टिकल 136 है जिसमें एसएलपी लगाई जाती है। आप लोगों ने स्पेशल लीव पिटीशन का नाम सुना होगा, एसएलपी लगाई साहब सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी ये बहुत कॉमन वर्ड है। अब ये एसएलपी क्या चीज है कि जब किसी भी न्यायालय द्वारा कोई ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री, नोटिस जो भी इशू किया गया है, सुप्रीम कोर्ट जो चाहे तो आर्टिकल 136 के अंदर उसको डायरेक्टली अपने पास
आने की सहमति प्रदान कर सकता है अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन। इसका नाम ही स्पेशल लीव, ठीक है। इसको क्यों दिया गया 136 में ये प्रावधान कि देश की किसी भी कोर्ट का कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री कुछ भी हो, उसकी डायरेक्ट अपील आप कहाँ पे कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। यहाँ पे प्रोसेस क्या रहता है? यहाँ पे प्रोसेस ये रहता है कि यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस स्पेशल लीव पिटीशन। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये आपकी एडमिट हो जाती है तो फिर इसके ऊपर आगे जाके जो है हियरिंग वगैरह होती है और मामला जो है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 137 है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने मामलों को रिव्यू कर सकता है। कोई एक जजमेंट दे दिया, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और पब्लिक एट मास को लगता है कि साहब ये जो जजमेंट दिया गया ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या फिर इसके ऊपर कोर्ट ने गौर नहीं किया, या फिर ऐसा कोई एविडेंस जो है वो नया आ गया, नया साक्ष्य मामले में जिसके ऊपर सुनवाई जरूरी है सुप्रीम की, तो ऐसे मामलों में रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अभी जो फीस वाला जो मामला आया है, आप लोगों ने सभी देखा होगा, स्कूल फीस को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो 15% का जो रिलैक्सेशन दिया है, तो कई संस्थाओं का मानना है कि इसमें हम रिव्यू में जाएंगे। मीन्स जो ऑर्डर दे दिया गया है उसमें कोई लैक्यूना रह गया है, लोगों को अगर ऐसा लगता है उस चीजों से जुड़े हुए, या फिर ऐसा जजमेंट मास स्केल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इफेक्ट करने वाला है, या फिर ऐसा कोई नया एविडेंस, नया साक्ष्य मामले में सामने आ गया है जिसकी सुनवाई जरूरी है, तो ऐसे मामलों में जो है रिव्यू भी किया जा सकता है, ठीक है। और रिव्यू के बाद जनरली रिव्यू अलाउ नहीं करती सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी जजमेंट उस मामले में दे चुकी होती है। बट अगर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मैटर है या ऐसा कभी उनको लगता है कि हाँ द इम्पोर्टेंट लिंक हैज बीन मिस्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, तो वो उसको सुनवाई कर सकती है, ठीक है। ये जो है रिव्यू का मामला। उसके अलावा आर्टिकल 141 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो कहता है हमारा कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, law declared by Supreme Court of India is binding upon all other subordinate court in the territory of India। भारत के क्षेत्राधिकार में स्थित सभी न्यायालयों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया गया आदेश जो है सभी के ऊपर बाइंडिंग है, सभी के ऊपर बाध्य है, सभी उस जजमेंट को, उस ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य हैं। अब सभी का मतलब है, सबऑर्डिनेट का मतलब है कि ये सारे कोर्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हैं, वेदर इट इज हाई कोर्ट चाहे उससे नीचे के कोर्ट्स कोई भी हो, सभी उसके जजमेंट्स को मानने के लिए बाध्य रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं आता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो भविष्य में अपने पहले के दिए हुए किसी जजमेंट में फेरबदल कर सकता है और उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है, वॉट एवर इट बी। हाँ, लेकिन नीचे के कोर्ट जो है, जो एग्जिस्टिंग जो लॉ उस समय का है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय पारित किया है, उसको मानने के लिए हमेशा बाध्य रहेंगे, बाइंडिंग रहेंगे, ठीक है। फिर एक बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर शक्तियों में इजाफा करना है, बढ़ोतरी करनी है, तो कौन करेगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर भारत की संसद को लगता है कभी भी कि भाई सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में विस्तार करने की जरूरत है, तो समय समय पर ऐसी शक्तियों, ऐसे कार्य, ऐसी पावर्स जो है सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 143 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जब भी कभी राष्ट्रपति जी को लगता है कि किसी मामला, कोई मामला देश के अंदर ऐसा है, जनहित से जुड़ा हुआ है, पब्लिक से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और जिसका इंटरप्रिटेशन या जिसका एक्सप्लेनेशन भारत के सुप्रीम कोर्ट से कराना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति जी कंसल्टेशन के लिए, अपनी परामर्श के लिए किसी भी मामले को सुप्रीम कोर्ट में रेफर कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और राष्ट्रपति जी द्वारा जो भी सलाह मांगी जाती है उसको सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से
अपनी कमिटीज बना के और उसको रिजॉल्व कर सकता है, और वो परामर्श जो है भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को दे सकता है। ठीक है, ये 143 का मामला है। तो ये थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग का स्टाइल है। अभी जब बात आती है कभी कभी न्यायपालिका के बारे में, ठीक है, कि क्या न्यायपालिका स्वतंत्र है, भारत की न्यायपालिका में स्वतंत्रता के लिए क्या कोई प्रावधान है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जिसकी हम बात करते हैं, है क्या? तो मैं कहूंगा यस है, बिल्कुल है। मेरी बात ध्यान से सुने आप, कि एक तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनमें हमने बात करी थी, वहां पे हमने क्लियरली एक चीज पढ़ी थी कि इन सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ठीक है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका है कि दोनों की शक्तियों को इंटरफेयर ना करें। दो आर्टिकल्स आपको ऐसे शायद याद रखें तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। एक आर्टिकल 121 और एक आर्टिकल 211, अनुच्छेद 121 और 211 संविधान का। ये ऐसे आर्टिकल्स हैं दोनों जिसमें कहा गया है कि 121 में तो भारत की संसद और 211 में भारत की जो विधायिका है, मीन्स जो हमारे यहाँ की लेजिस्लेचर से राज्यों की विधानसभा है, ये क्लियरली इन दोनों आर्टिकल्स में लिखा गया है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की वर्किंग को लेके किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनकी वर्किंग को लेके, उनके कार्यकलापों को लेके किसी तरह का इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, किसी तरह से क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि ऑलरेडी जो हमने एक मामला पढ़ा था आर्टिकल 124 सब क्लॉज 5 के अंदर, कि जहां सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो हम बात कर रहे थे, अगर ऐसा मामला नहीं है तो किसी भी जज के ऊपर किसी तरह की उसकी वर्किंग के ऊपर, उसके निर्णयों के ऊपर किसी प्रकार का कोई डिस्कशन, डिबेट, कॉन्फ्लिक्ट जो है भारत की संसद में या फिर विधानसभाओं में नहीं किया जा सकता। तो यू सी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कितना बड़ा इंडिपेंडेंस के लिए कितना बड़ा ग्राउंड जो है सुप्रीम कोर्ट को देता है। उसके अलावा न्यायपालिका में कुछ और भी ऐसी चीजें हैं कि जिससे हम लोगों को लगे कि हाँ, न्यायपालिका स्वतंत्र है। सबसे पहली बात मैं करूंगा जहां तक अपॉइंटमेंट्स की बात है और रिमूवल की बात है। हमने देखा कि अपॉइंटमेंट में भी कॉलेजियम सिस्टम जो है प्रिवेल करता है, जिसमें क्या है, जजेस खुद ही आते हैं, ठीक है। और उसके बाद रिमूवल का सिस्टम भी मैंने आपको बताया जो अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, संसद के दोनों सदनों में लाना और उसके प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले 2/3 मेंबर्स लाना। तो हटा अपॉइंट करना, जुडिशरी खुद उसमें इन्वॉल्व होती है, किसी एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं है, तो इंडिपेंडेंस बनी रहती है, ठीक है। जहां तक हटाने की बात है, रिमूवल की बात है, वो भी प्रोसीजर बहुत टिपिकल है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जी ने जब चाहे किसी को भी हटा दिया, नॉट लाइक दैट, या फिर प्रधानमंत्री जी ने या उनके मंत्रिमंडल ने कहा और किसी को हटा दिया, नहीं। तो इजी नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंस बनी रहती है। उसके अलावा जो है टेनियर, उनका जो कार्यकाल है वो अपने आप में एक सुरक्षित कार्यकाल है, जो उनकी रिटायरमेंट तक 65 साल की उम्र तक है। उससे पहले इनकैपेसिटी के अलावा किसी और ग्राउंड पे हटाया नहीं जा सकता। तीसरी बात, उनकी सैलरीज, उनकी सर्विसेज जो है वो अपने आप में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरीज होती है ना। उनकी सैलरीज और सर्विसेज, सर्विस कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं, तो उनको किसी चीज में करप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह से उनको जरूरत नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव में जाए। चौथी चीज होती है कि जहां पर हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब ये अपने आप में जब संविधान ने इतना बाउंडेशन उनके ऊपर डाल दिया, तो आप लोग खुद सोचिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का जज बाद में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है। अदरवाइज तो आदमी सोचता है कि हाँ, मुझे आगे जाके प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे सबसे बना के रखना है, क्या करना है। तो रिटायरमेंट के बाद सर्विस नहीं करने का भी जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की तरफ एक इशारा करता है।
ठीक है। उसके अलावा हटाने वाला मैंने आपको बता ही दिया। किस प्रकार से ये अपनी वर्किंग करते हैं, वर्किंग को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इनके जजमेंट्स जो है देश भर में बाइंडिंग होते हैं, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो आप देखेंगे कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अभी आप लोग जैसे रिसेंटली जजमेंट्स वगैरह में देखते होंगे, कॉमन सेंस की बात है, आप तो खैर लॉ स्टूडेंट्स हैं सब, लेकिन मैं कॉमन सेंस की बात करूं, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट कभी कह देती है कि सरकार को कि आपका क्या, जैसे पेंडेमिक के लिए ले लें, कोविड के लिए ले लें कि भाई साहब आपका थर्ड वेव के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है, हमको हमारे सामने एक ब्लूप्रिंट पेश करो, आप क्या तैयारी कर रहे हो हमको बताओ। तो ये इंडिपेंडेंस ही तो है जो वर्क कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट जो है सरकारों को भी बाध्य कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हाई कोर्ट्स भी, जैसे आपने देखा अभी मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा कि साहब जो है के ऊपर इस तरह का निर्णय होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंस की जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रकार से। ऐसा नहीं है कि कोई जो अपॉइंटमेंट है वो किसी पर्सनल व्यक्ति का कर दिया जाए, नॉट लाइक दैट। प्रक्रिया कॉलेजियम की अपने आप में बहुत बड़ी है, और आप लोगों ने देखा कि सीनियर मोस्ट जजेस जो जस्टिस जो रमन्ना बने, ही वाज द सीनियर मोस्ट जज। तो सीनियरिटी के हिसाब से काम होता है, तो वहां भी कोई इस तरह के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो रहा पूरा सुप्रीम कोर्ट का मामला, ठीक है। उसके अलावा एक जनहित याचिका, आप सभी लोगों ने सुना होगा जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है। एक ही एग्जांपल दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे, वैसे भी ये बैच ज्यादा समझदार लगता है मुझे काफी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और जनहित याचिका का मतलब है कि जब कोई जनहित का मामला है, पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है, लोकहित से जुड़ा हुआ मामला है, कोई भी हो चाहे, ठीक है, उस मामले में कोई भी व्यक्ति, एनी पब्लिकली स्पिरिटेड पर्सन, एनी पर्सन, और ये जरूरी नहीं है कि उस प्रकार के मामले में उस व्यक्ति का कोई हित है, जिसका हित नहीं है वो व्यक्ति भी अगर चाहे तो ऐसे जनहित के मामले को लेकर याचिका दायर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, कि साहब ये जनहित का मामला है, इसके ऊपर आपका एक निर्णय अपेक्षित है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सुनवाई कर सकती है और उसके ऊपर जो है अपना जजमेंट दे सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो एमसी मेहता साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब एमसी मेहता साहब ने क्या किया कि, हाँ पर्यावरण, बिल्कुल। तो एमसी मेहता साहब ने क्या किया कि पर्यावरण से रिलेटेड, चाहे वो गंगा नदी का प्रदूषण हो, चाहे हिमालय में पेड़ों की कटाई से संबंधित हो, चाहे बिछड़ी जो उदयपुर में एक जगह है उसमें केमिकल रिसाव से होने वाला नुकसान हो, उनको लगा कि ये सभी मामले जनहित के मामले हैं, और उन्होंने इन सभी मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग समय पे अलग अलग याचिकाएं दायर की, और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर फैसले भी दिए, और कई बारी जो है लॉ मेकिंग का भी काम किया। इस तरह के जजमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है, न्यायपालिका ने क्या किया, उसके ऊपर कानूनों का भी निर्माण करने के लिए सरकारों को कहा, और सरकारों ने क्या किया, कानून भी बनाए। तो ऐसे कई सारे पब्लिक, जैसे आपके जो पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज की जो एनजीओ है, उसने कहा कि साहब चुनाव में लड़ने वाले जो कंटेस्टेंट है, उम्मीदवार है, उनका बैकग्राउंड मीन्स उनका पहले वो क्या एजुकेशन थी, क्या उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था नहीं था, कितना पैसा उनके पास है, ये सभी जानकारियां एक आम व्यक्ति को पता होनी चाहिए। इस मामले में जनहित याचिका लगी, तो आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपने नियमों में बदलाव किया, और ऐसी सिचुएशन, ऐसी इंफॉर्मेशन देना सभी उनके लिए बाध्य कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे जनहित के मामले, अच्छा ऐसा नहीं है कि जनहित याचिकाओं में या ऐसे मामलों में कोई व्यक्ति जब कोर्ट में अप्रोच करेगा तभी ऐसी सुनवाई होगी। कई बारी सियो मोटो, प्रसंज्ञान, खुद संज्ञान लेकर भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कई मामलों में ऐसे इंटरप्रिटेशन ले लेती है। जैसे आपने देखा अभी कोरोना को लेकर कई हाई कोर्ट जो है
अपनी अपनी सरकारों को या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कोई न कोई निर्देश दे देगी। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई कोर्ट में जाए, प्रसंज्ञान लिया जा सकता है, सुओ मोटो लिया जा सकता है किसी भी मामले के ऊपर, ठीक है। कहीं कोई हत्याएं हो सर रही है। हाँ सर सुप्रीम हाँ कोर्ट बोलो। कितना सर पॉलिटिकल प्रेशर में काम करता है, ये किस हद तक सही है? नहीं ऐसा कोई नहीं, मैंने आपको बताया ना अभी कि इंडिपेंडेंस की बात अगर हमने करी है तो ऐसा सर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसा कभी कोई प्रेशर नहीं रहता है। इसीलिए मैंने आपको इतने सारे ग्राउंड्स जो है वो बताए। अभी ये जो आपको अभी लेटेस्ट जो चीज बताई है मैंने कि प्रसंज्ञान लेके सीओ मोटो जो काम करता है सुप्रीम कोर्ट, तो सीओ मोटो कोई अथॉरिटी तभी कर सकती है जब उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई प्रेशर है या नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। केशवानंद भारती में भी जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई तो तो ये सारी बातें जो है वो मुझे यूनियन जुडिशरी को लेके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेके करनी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।